राजनाथ जी, न्यूज़ 18 को ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव का माहौल है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। सवाल बहुत सारे हैं, शुरुआत करते हैं। चुनावी माहौल है तो बिहार से। आपने बिहार में बहुत रैलियाँ एड्रेस की हैं, आप काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप क्या माहौल देख रहे हैं। पहले राउंड का मतदान हो चुका है, रिकॉर्ड टर्नआउट रहा है, करीब 65% का टर्नआउट रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप, कितनी सीटें देते हैं आप अपने एनडीए को? वैसे हम लोगों की जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार तो बनेगी जी, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी भी एनडीए को हासिल हो सकती है। 160 से ज़्यादा सीटें। 160 से ज़्यादा सीटें। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। डिप्टी सीएम एक भारतीय जनता पार्टी का, एक चिराग पासवान की पार्टी का, ऐसा मत बनेगा? अब जो कुछ भी होगा भविष्य में, वो सभी लोग मिलजुल कर उसको बैठकर तय करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। राजा जी, एक मुद्दा जो आप लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं वो है कि बिहार में लालू के उसमें जंगल राज का मुद्दा, कि पहले गुंडागर्दी थी, जंगल राज था। तो इस बार भी आप लोगों ने इस मुद्दे पर पूरे समय से आप बने रहे हैं, मगर इस बार आपके दल के ही एक अनंत सिंह जी जो है अब गिरफ्तार हो गए हैं। गोली चली पहली बार और दुलार चंद यादव मारे गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन इसके कारण किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वह फला व्यक्ति जो है माफिया है या ये है वो है। ये तो कुछ सामाजिक जीवन में कभी कभी कुछ व्यक्तिगत नाराज़गियाँ भी होती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सब मिला जुला कर पूरा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं कि जिनकी छवि साफ सुथरी हो, क्लीन इमेज के जो लोग हैं, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। सावधानी ये बरती जाती है, लेकिन हो सकता है इतनी बड़ी जमात जहाँ पर है जी, कहीं पर यह चूक हो भी सकती है। इस संभावना को भी मैं नकारता नहीं हूँ। राहुल गांधी इस चुनाव में लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक समय में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, अटैक थोड़े पर्सनल होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो स्टेज में वोटों के लिए नाच भी देंगे। थोड़ा छठ के समय में भी उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, एक सैनिटाइज पॉन्ड में जो है जाके उसके सामने छठ मैया की पूजा कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के रिमार्क्स को आप? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के रिमार्क्स का कोई औचित्य नहीं है, और नौटंकी का प्रश्न यहाँ तक है। मैं समझता हूँ देश अच्छी तरह इस बात को समझता है कि मोदी जी के साथ इस प्रकार के आरोप किसी भी सूरत में चस्पा नहीं होते। वो बहुत ही सीधी और सपाट बात जनता के सामने रखते हैं। जनता को गुमराह करके उन्होंने कभी भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ही प्रस्तुत करके जनता का समर्थन वह हासिल करते हैं। इस बार राजनाथ जी एक और फैक्टर देखा गया है जिसकी काफ़ी चर्चा है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। लोग कह रहे हैं इस बार ये ट्रायंगुलर फाइट है। एक इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाई, पिछले 3 साल से बिहार में वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या आप पीके फैक्टर कितना बड़ा है, कितना वोट शेयर उनको मिल पाएगा, किसका वोट अधिक काटेंगे, आपका या महागठबंधन का? देखिए, मैं मानता हूँ कि वो फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब इस देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है। अब इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा है जी, और कौन सरकार बनाने के लिए खड़ा है। इस आधार पर अपने मतों का फैसला करती है वो। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ महज वोट काटने के लिए खड़े हैं, ऐसा जनता समझती है? हाँ, जनता समझती है। हाँ, माने वो जानती है कि इनको शायद ही एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी। लोग ये मानकर चल रहे हैं बिहार में, जो हमारी बातचीत हुई है। जी। मैं अपने आकलन के आधार पर बता रहा हूँ। जहां आपने एक तरफ जीविका दीदी की बात करी, उसको एक गेम चेंजर स्कीम की तरह आप लेकर आए। तेजस्वी जी ने हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। आप लोगों ने, आप तमाम नेताओं ने खिल्ली भी उड़ाई, कहा कि ये कैसे स्वाभाविक है, ये कैसे होगा, 2 करोड़ फैमिली में 2 करोड़ जॉब कैसे देंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? उसके बाद आपकी पार्टी ने खुद 1 करोड़ जॉब देने की बात कर डाली, ये कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि
लगभग हर परिवार में जो उन्होंने वो रोजगार देने की बात ये कही है, मैंने नौकरी देने की यह बात कही है, वो मुझे लगता है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और सरकारी नौकरी देने की बात कही है जी। हम लोगों ने जॉब देने की बात की है जी। जहाँ सरकारी नौकरी आवश्यक होगी, सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उनके हाथों के लिए कोई ना कोई काम मिले जी। ताकि वह अपनी जीविका ठीक तरीके से चला सके, यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, जनता को गुमराह करके हम उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर हम लोग राजनीति करते हैं। और किसी भी सूरत में हम अपने कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर लाकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का संकट राजनीति में पैदा नहीं होने देते हैं। यह पूरी सावधानी हम बरतते हैं। इसलिए जो भी बोलना होता है हम नाप तौल कर ही बोलते हैं। एक और बड़ा सवाल इससे उभर के आता है और वो ये है रेवड़ी कल्चर का सवाल। प्रधानमंत्री ने खुद इसका क्रिटिसिज्म किया है, मगर अगर आज आप देखें तो हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो, अब और आज बिहार में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है कि इसको कैसे फंड किया जाएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगी? आप लोग भी बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर रहे हैं, आपने कहा है 1,40,00,000 महिलाओं को आपने ऑलरेडी 10,000 रुपये दे दिया है, कहा है आगे और पैसा देंगे, 2 लाख तक जाने की बात है। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, जो भी हम लोग घोषणाएं करते हैं बहुत सोच समझकर और एक वेल कैलकुलेटेड फिगर ये होती है जी कि राज्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोग करते हैं। मूव थोड़ा सा SIR की ओर चलते हैं। शुरुआत में बिहार के चुनाव की शुरुआत में SIR वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने निकाली थी। उनका मानना यह है कि जो 65 लाख लोग जो डीरजिस्टर हुए हैं इस SIR में बिहार में, उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा है क्योंकि आप लोगों ने इसमें घुसपैठियों को बाहर किया है जो कि उनके वोटर थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे मैं कहता हूँ कम से कम बतलाएं तो जी, किनका नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक भी केस वो सामने नहीं ला पाए। बार बार इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि यदि आपको जो शिकायत हो वह शिकायत हमारे पास लाइए, हम उसकी जांच करने को तैयार हैं, लेकिन वह भी नहीं दे रहे हैं उनको। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने और जो है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई तथ्य लेकर जाइए ना इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा, न करे तो बात समझ में आती है। लेकिन उसी SIR को लेकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया जी। पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए, इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बराबर पाकिस्तान के DMO की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे जी। उनके टेलीफोन आने के बाद तब ये हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया जी। अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे। ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर भी अनेकों बार ये कहा है कि उन्होंने जो है बड़ा रोल इसमें प्ले किया है इसको बंद करवाने में, और क्योंकि हम नहीं माने उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वीज़ा के तमाम रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। इसके बावजूद आपने अभी 10 ईयर का डिफेंस जो है पीट हेग्सेथ के संग 10 इयर्स डिफेंस पैक्ट किया, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं उसके बावजूद हमारे साथ समझौता किया ना जी। हाँ, इसका मतलब कि सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं जी। तो आप मानते हैं कि ये जो तनावपूर्ण की स्थिति जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच अब पहले से बेहतर है?
अब इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तनावपूर्ण है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बतला सकता। इसके बारे में तो ये जो लोग बोलते हैं वही बतला सकते हैं। इस बार आप लोगों ने पाकिस्तान को डटकर हम लोगों ने सबक सिखाया। टेरर कैंप्स के साथ उनके 11 जो है डिफेंस बेसिस को भी हमने तबाह किया, उसमें क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद वहाँ के जनरल मुनीर को प्रमोशन मिला। वो तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या पाकिस्तान कभी बाज आएगा अपनी इस तरह की करतूतों से? प्रमोशन मिला कि प्रमोशन उन्होंने ले लिया पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। वहाँ पर तो आप जानते हैं कि आर्मी का एक प्रकार से वर्चस्व है। थोड़ा सा पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी जी हमारे यहाँ पे आए हुए थे। उसी बीच पर दोनों की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने काबुल में बमबाजी भी की। पाकिस्तान का ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, इशारा हमारी तरफ है। क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप है। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते हैं जी। हम तो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम इसी के पक्षधर हैं। हम किसी को ये उकसाएंगे नहीं कि उसके किसी के साथ संघर्ष किया जाए। हाँ, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कब होगा? ये हमारी जो है लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रतीक्षा करिए। काफी चर्चा में है, काफी स्पेकुलेशन भी है। मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट पूछूं तो कुछ सवाल का जवाब कैसे बतला दूं, लेकिन प्रतीक्षा करिए। पर होगा सब जो होगा सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको खुशी होगी। अच्छा, चलिए, आपने ना कहते हुए भी थोड़ा कुछ कहा। क्या न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट डिलेड है? डिलेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ समय थोड़ा अधिक लगा है, ये बात तो सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा डिले उसमें नहीं है। 1 लाख करोड़ की लागत इसमें लगी है, तो पर आप सेटिस्फाइड हैं कि ये आप चल रही है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। प्रोग्रेस ठीक है? हाँ, पहले से प्रोग्रेस और इम्प्रूव की है। हम लोग आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि स्वदेशी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म आज जो है वो हमारा अपना होना चाहिए, हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? यही है। ये क्या सोच है, ये क्या आपका विजन है? नहीं, हम अपने जो हमारे रक्षा उपकरण हैं, जो हमारे डिफेंस जो वेपन्स हैं हमारे, इस मामले में हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उसी दिशा में हमारा प्रयत्न चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें प्रोग्रेस भी अच्छी है। राजा जी, क्या थिएटराइजेशन यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक यूनिफाइड कमांड जिसकी की बात चल रही है, ये कब तक हो पाएगा? मैं इधर देख रहा था कि आर्मी चीफ समय सीमा तो नहीं बताऊंगा इस समय, अब बताना संभव भी नहीं है जी। लेकिन प्रोग्रेस हमारी अच्छी है, थिएटराइजेशन के मामले में भी चल रही है। ज्वाइंटेंस में काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रोग्रेस कर भी दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो है ये अभी हाल फिलहाल में कहा था कि ये प्रोग्रेस ठीक चल रही है, मगर क्या एयरफोर्स को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई इश्यूज हैं, और उसको कैसे हल कर रहे हैं? एयरफोर्स में ने अभी तक कोई ऐसी आपत्ति हमारे सामने कोई दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो भी हम करेंगे, हम अपनी जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, सभी को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस जो है कुछ हफ्तों लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या ये रूटीन एक्सरसाइजेज हैं या आपको किसी कुछ खतरे का अंदेशा है? कोई खतरा नहीं है, रूटीन एक्सरसाइजेज चलती रहती हैं और इस समय भी चल रही है। दादा जी, चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है, मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, तो क्या ये हार्श रियलिटी भी हुआ है? बहुत सारे पॉइंट्स पर डी एस्केलेशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था, चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो एलएसी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, हम उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है। जब मैं अभी आज जो ADMM+ की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था जी। तो वहाँ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो अब ये चाहते हैं कि बल्कि एलएसी के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे, ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा है
और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। जब मैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चाइना गया था फिलहाल, तो अलग से भी हमारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी। तो मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ ये पिघलनी चाहिए कि नहीं पिघलनी चाहिए, और ये बर्फ कब तक जमी रहेगी, अब इसके बारे में दो टूक फैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट चाइना को भी इस मैसेज को कन्वे करें। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हमारी भेंट पुनः जो वहाँ के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हुई थी जी। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग बातचीत करने को भी तैयार हैं, हर जगह कहीं पर भी यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बॉर्डर के ऊपर, और बातचीत से ही हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा है। तो मतलब बातचीत से लग रहा है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आगे हो सकते हैं। होना चाहिए। जी। राजनाथ जी, आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं। मुझे एक उत्तर प्रदेश पर आपसे सवाल जरूर पूछना है। पूछिए। चुनाव करीब 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। बिल्कुल, सरकार बनाएंगे। अच्छा, तीसरी बार। सवाल आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो सरकार तीसरी बार, आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 3 बार नहीं आई है। दो भी बहुत किसी ने कंप्लीट नहीं किया। जो कभी नहीं हुआ था वो सब सारा भारत में हो रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में जो 2024 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसमें जिस तरह से यूपी में जो हुआ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी, और किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट के चुनाव से उसको जोड़कर मत देखिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वैसी स्थिति बनी, लेकिन सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं, और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा कितनी शानदार कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। नहीं, वो बहुत बड़ी, हाँ, बड़ी कामयाबी है। और आपने यह भी आप स्वीकार करेंगे कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास तेजी के साथ होगा, और हो रहा है। तो अगला चुनाव में मुद्दा, विकास का मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हाँ, विकास का मुद्दा तो हम बराबर हर चुनाव में लेकर जाते हैं। जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, दोबारा जी हम तिबारा हम चुनाव ही लड़ते हैं, तो विकास का मुद्दा हमारा एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि चूंकि किया है जी, साफ लोगों को दिख रहा है। सब लोगों का एक ही सवाल है, मेरे कलीग्स ने भी मुझसे कहा है कि ये सवाल जरूर राजनाथ जी से पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कब बनेगा, कब इसका अनाउंसमेंट आएगा? मैं समझता हूं कि बिहार चुनाव के बाद आपको उसके परिणाम साफ तो दिखाई मतलब देंगे। करीब बात तय हो चुकी है? हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं रहता है। हमारे यहाँ 4 लोग बैठते हैं, बस चीजें तय हो जाती इतना हैं। समय क्यों लगा? मोहन भागवत जी कह रहे थे कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो कब का बना देते। तो समय क्यों लग रहा है? कुछ आरएसएस से खींचातानी चल रही है इस मामले में? नहीं, आरएसएस से खींचातानी क्या। आरएसएस हमारे राजनीतिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। यह बात सच है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हैं, रहेंगे। यह बात सच है, लेकिन हमारे राजनीतिक मामलों में संघ कभी बहुत हस्तक्षेप नहीं करता है, कभी नहीं करता। बात आरएसएस की छिड़ी है, तो आपसे पर्सनल लेवल पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप आरएसएस बहुत छोटी उम्र में आपने ज्वाइन कर लिया था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। कैसे उसके संपर्क में आए, किस उम्र में आपने वो किया, और कैसे आरएसएस ने आपके राजनीतिक जीवन को तराशा है और उसको एक डायरेक्शन दिया है? देखिए, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी वहाँ के एक तहसील प्रचारक थे, उन्हीं के संपर्क में आने के बाद मैं हाई स्कूल मतलब बहुत छोटी उम्र में 10th क्लास में मैं पढ़ता था, तो 14-15 साल। तब से ही संघ की शाखा में जाना मैंने प्रारंभ किया। और जिस तरीके का वहाँ माहौल रहता है, जिस प्रकार का जीवन जीने की कला वहाँ सिखाई जाती है, और जिस प्रकार से देशभक्ति की भावना इनकलकेट कराई जाती है, चित्त में बैठाई जाती है, उन सब सारी चीज़ों ने हमको बहुत ही प्रभावित किया है। वहाँ की सादगी, वहाँ की सरलता, वहाँ के नेतृत्व का त्यागपूर्ण जीवन, इन सब सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। किन लोगों ने प्रेरित किया आपको? कुछ लोगों के नाम जिन्होंने आपको बहुत ऐसे लोग हैं। हमारे उस समय जो परम पूज्य सरसंघ चालक हुआ करते थे, उनसे लेकर और निचले स्तर पर भी मैंने देखा कि बहुत ही सादगी और सरलता का जीवन, और एक जीवन में जो एक हर मनुष्य की एक अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो प्रतिबद्धता भी जो वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उन लोगों की देखी, उसने मुझे प्रभावित किया है।
राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। देश भर में न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से आपको देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, 80% शेयर है हमारा वहाँ आपको देखा जा रहा है। आपको चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।